अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल। जब आपके बच्चे का स्कूल में तालीमी साल ख़त्म होता है तो उसको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जिस पे उसकी पूरे साल की कारकर्दगी दर्ज होती है। यानी किस एरिया में अच्छा परफॉर्म किया, किस में बुरा परफॉर्म किया, जो टारगेट्स थे अचीव किए या नहीं किए, इनफैक्ट पास हुआ या फेल। बिल्कुल इसी तरह जब हुकूमत का माली साल ख़त्म होता है तो वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड आवाम के सामने पेश कर देती है। तहरीक-ए-इंसाफ़ हुकूमत का तीसरा माली साल 30 जून को कंप्लीट हो रहा है और इसका रिपोर्ट कार्ड, जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आज जारी कर दिया गया है। इस पर नज़र डालने से पहले हम ये देखते हैं कि जब ये हुकूमत बनी थी 3 साल पहले, इसको सबसे बड़ा मसला क्या था, क्योंकि उसी तनाजुर में हम इसकी जो कारकर्दगी है उसका फिर जायज़ा लेंगे। 2018 में जब तहरीक-ए-इंसाफ़ ने हुकूमत संभाली तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए वो ट्विन डेफिसिट्स था, यानी दोहरा खसारा। एक तरफ बैरूनी खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है और दूसरी तरफ बजट डेफिसिट था। करंट अकाउंट बेसिकली हुकूमत का एक एक्सटर्नल अकाउंट होता है जिसमें दुनिया भर से जो हमारी डॉलर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी मुल्क में कितने डॉलर आए, मुल्क से कितने डॉलर बाहर गए, इसका हिसाब किताब जो है उसको करंट अकाउंट कहते हैं। और जो हमारी सोर्सेज़ हैं डॉलर कमाने की, वो बेसिकली जैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात बेचते हैं या एक्सपोर्ट्स की मद में जो आमदनी होती है हमें, या फिर कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दे। और एक और हमारी मेजर सोर्स पाकिस्तान के केस में जो हम बैरूनी कर्ज़े लेते हैं या इमदाद लेते हैं, ये हमारी सोर्सेज़ हैं जो कि डॉलर इनफ्लोज़ कहलाते हैं। और आउटफ्लोज़ की अगर हम बात कर लें तो जो इंपोर्ट की अदायगियाँ होती हैं, ऑयल इंपोर्ट करके उसकी पेमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, या जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क सफ़र करते हैं वो टूरिज़म के लिए जाएँ, बिज़नेस के लिए जाएँ, वो पैसे खर्च करते हैं। और ऑब्वियसली एक बड़ा चंक ये भी होता है कि जो हम पुराने कर्ज़ों की अदायगियाँ करते हैं डॉलर में, ये हमारे डॉलर के आउटफ्लोज़ होते हैं। अगर हमारे मुल्क में डॉलर ज़्यादा आ जाते हैं और बाहर कम जाते हैं तो ये अकाउंट सरप्लस में होता है। लेकिन अगर हमारे मुल्क से डॉलर ज़्यादा बाहर जाते हैं और कम अंदर आते हैं तो उस सूरत में ये डेफिसिट होता है। तो जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त सिलसिला कुछ ऐसा ही था कि 19 अरब का तकरीबन सालाना हमारा डेफिसिट था करंट अकाउंट का। इतना बड़ा जो खसारा है ये सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि हम $1 कमाते थे और 2 खर्च करते थे। इसकी वजह से जो हमारे डॉलर्स की सेविंग्स थी, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से घटती जा रही थी। और सिचुएशन इतनी मुश्किल हो गई थी कि जो आपकी एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, मुल्क को, इकॉनमी को चलाने के लिए आपको तेल इंपोर्ट करना है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, वो आप पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं थे। दूसरी तरफ जो आपको गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी थी, ऑब्वियसली जब डॉलर नहीं होंगे तो वो पेमेंट भी आप नहीं कर सकेंगे। तो एक रिस्क था कि आप दिवालिया हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला था कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना था। दूसरी तरफ बजट का खसारा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक साल के अंदर हुकूमत मुल्क को चलाने के लिए कितने पैसे खर्च करेगी और ये पैसे आएंगे कहाँ से, इसका हिसाब किताब जो है उसको हम बजट कहते हैं। अगर आपके अखराजात ज़्यादा हों और आमदनी कम हो तो उस सूरत में बजट खसारा हो जाता है, यानी आप नुकसान में होते हैं। और पाकिस्तान के केस में हमेशा खसारा ही होता है, सरप्लस तो हम कम ही सुनते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी सरप्लस सुना हो। तो खसारे की सूरत में क्या होता है कि उस गैप को फ़िल करने के लिए आप मज़ीद उधार उठाते हैं, जिसके ऊपर आपको सूद की मद में भारी अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। और आपके पास इतने पैसे नहीं बचते कि आप मुल्क की आवाम पे ख़र्च कर सकें, उसकी तरक्की पर ख़र्च कर सकें। तो ये 2 बहुत बड़े चैलेंज थे हुकूमत के लिए जब इन्होंने चार्ज संभाला था। अगर करंट अकाउंट खसारे पर हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए तो पहले साल में ये 19 अरब डॉलर से उसको कम करके 13.5 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आ गए, और अपने दूसरे साल में फिर 4.5 अरब डॉलर की सतह पर आ गए, और रवां माली साल के पहले 9 माह में 1 अरब डॉलर के सरप्लस पे ले गए। तो खसारे से स्टार्ट किया था 19 अरब के और 1 अरब डॉलर के सरप्लस के ऊपर ले जा चुके हैं। और अगर 10 महीने की बात कर लें तो थोड़ा सा कम हो गया, शायद 770 मिलियन के करीब है। ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा की है। इस पर हम बहुत रिपोर्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट IMF प्रोग्राम में हम गए भी नहीं थे, तब भी हमने एक रिपोर्ट की थी कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी करेंसी गिरेगी, इन्फ्लेशन होगी, क्राइम रेट भी बढ़ेगा, और ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी थी। इसलिए मैं दोबारा तफसील में नहीं जा रहा, आपसे वीडियो की लिंक शेयर कर लेंगे। और अब क्या इस तकलीफ़ को उठाने का हमें कोई फ़ायदा हुआ? एक बज़ाहिर फ़ायदा ये हुआ कि जो डॉलर रिज़र्व्स हमारे गिर रहे थे, जो इसी हुकूमत के दौर के अंदर तकरीबन 6 अरब डॉलर तक की सतह पे चले गए थे, जो सिर्फ 2 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होते हैं, वो दोबारा से बढ़कर 16 अरब डॉलर तक आ चुके हैं। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे हमें बेनिफिट्स भी मिले हैं। एक तो कोविड-19 में जो G8 कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान को रिलीफ़ दे दिया कि अभी आप डेट पेमेंट नहीं करें। पहले 6 माह का रिलीफ़ दिया, फिर 6 माह के लिए उसको डिले कर दिया, यानी मौखर कर दी। तो हमने जो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी थी उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल गया। दूसरी तरफ IMF का प्रोग्राम में जाने की वजह से मुख्तलिफ़ डोनर से हमें फ़ंडिंग मिल गई। खैर इस पर भी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं तो मैं मज़ीद बात नहीं करता, लेकिन 16 अरब डॉलर की सतह के ऊपर हमारे रिज़र्व आ चुके हैं।
लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। हमारे रिज़र्व्स बढ़ गए हैं, हम डेफिसिट से सरप्लस में भी आ गए हैं। लेकिन इसके अंदर जो अनासर हैं पीछे, बेसिकली एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रेमिटेंसेस हैं, जो तरसीलात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से पाकिस्तान में आई, उनका एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है और इस साल शायद 29 अरब डॉलर की सतह को पहली बार टच करेंगी। आप ये समझ लें कि एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी सोर्स बन गई है फ़ॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंसेस, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स आई थिंक 23 अरब डॉलर तक गई हैं और ये 29 तक जा चुकी हैं और अभी साल ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हमने इंपोर्ट्स को भी कुछ गिराया है तो उसका भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये जो अभी 10 माह का सरप्लस है, जिसको हुकूमती नुमाइंदे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अगर आप बारीकी से देखें इस 10 माह को, तो जो पहले 5 माह थे उसमें हमारे पास सरप्लस था अच्छा खासा, उसी की वजह से अभी 10 माह की सतह पे भी सरप्लस में नज़र आ रहा है। लेकिन जो पिछले 5 माह हैं, जो कि लेटेस्ट डेटा है, उन 5 माह के अंदर हमें तिजारती खसारा नज़र आया है, करंट अकाउंट का भी डेफिसिट नज़र आया है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अभी इकॉनमी 3.9% से ग्रो की है बहरहाल, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि शायद अंदाज़ा 2% का था, टारगेट से ज़्यादा बेहतर अचीव किया इन्होंने, 3.9% पे आ गए। लेकिन अब क्योंकि इकॉनमी को ये टारगेट कर रहे हैं 4.8% को ग्रोथ को नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ज़ाहिर है इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए अगर आपने इसी रेशो से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई, यानी डॉलर की इनकम अपनी नहीं बढ़ाई, और रेमिटेंसेस अगर इसी लेवल पे ना रहीं और गिर गई नेक्स्ट ईयर, तो फिर दोबारा से प्रेशर आएगा। और क्योंकि मैंने बताया कि पिछले 5 माह में हम डेफिसिट्स में हैं, तो अगर ये डेफिसिट का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया तो हो सकता है हम वहीं पे खड़े हों जहां हम 3 साल पहले थे। अब बात करते हैं बजट खसारे की, जिसकी वजह हुकूमत के अखराजात का उसकी आमदनी से ज़्यादा होना है। अगर रवा माली साल को देख लिया जाए तो पहले 9 माह के अंदर ख़र्च किए जाने वाले हर 1000 रुपये में से 310 रुपये पिछले कर्ज़ों की अदायगी में ख़र्च किए गए, 115 रुपये फ़ौज को दिए गए यानी दिफाई अखराजात की मद में ख़र्च किए गए, 185 रुपये पेंशन, सब्सिडी और दीगर हुकूमती अखराजात पे ख़र्च किए गए, और 280 रुपये सूबों को दे दिए गए, और 110 रुपये तरक्याती कामों पर यानी पाकिस्तानी आवाम के ऊपर ख़र्च किए गए। यहाँ पर यह नोट करना ज़रूरी है कि इन 1000 रुपये में से हुकूमत के पास ख़र्च करने के लिए सिर्फ 730 रुपये थे, जो बाकी 270 रुपये थे ये हमारा बजट का खसारा है। और ये पैसे कहाँ से आए, ये फिर हमने पाकिस्तान में बैंकों से और जो बैनुल अक़वामी बैंक्स और मालियाती इदारे हैं उनसे बेसिकली कर्ज़ की सूरत में हासिल किए। अब नज़र डालते हैं हुकूमत की आमदनी पर। अगर हुकूमत की आमदनी को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो इसमें से सिर्फ एक हिस्सा हुकूमती इदारों की जो इनकम है उससे आता है। मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इनके प्रॉफिट्स हो गए, पासपोर्ट और CNIC की फ़ीस वगैरह। बाकी 3 हिस्से टैक्सेस की सूरत में आते हैं, और इन टैक्सेस को भी अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें से सिर्फ एक हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, मसलन जो इनकम पे टैक्स लगता है, और जो बाकी 2 हिस्से हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, मसलन सेल्स टैक्स हो गया, फेडरल ड्यूटी हो गई, मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, ये अमीर और गरीब की तफरीक ख़त्म कर देते हैं, माशरे में जो इनक्वालिटी है उसको प्रमोट करते हैं, और इनसे महंगाई भी हो जाती है। और ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको मैं मिसाल दे के समझाता हूँ। एक शख्स जो 10 लाख रुपए माहाना कमाता है, वो भी 100 रुपये का जब मोबाइल टॉपअप करेगा, जब रिचार्ज कराएगा बैलेंस, तो उसको उसके ऊपर तकरीबन 30 रुपये के करीब टैक्स देना होगा, विदहोल्डिंग टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में। और एक शख्स जो 10,000 रुपये माहाना कमाता है उसको भी इतना ही टैक्स देना होगा। डायरेक्ट टैक्सेस के बरक्स जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी लोगों की स्पेंडिंग पे, लोगों के अखराजात पे टैक्सेस लगाते हैं, तो जो बीच का तबका यानी मिडिल क्लास और जो पसमानदा तबका है उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है, उनके लिए महंगाई हो जाती है काफ़ी। और दूसरी तरफ जो टैक्स के चोर हैं, अगर आप उनको पकड़ते हैं यानी अपना टैक्स नेट बढ़ाते हैं, तो आपकी ना सिर्फ इनकम बढ़ती है हुकूमत की, बल्कि महंगाई भी कंट्रोल में रहती है। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप तारीख़ उठा के देख लें तो मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो दावे करती हैं कि निचले तबके पे बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन होता आखिर में वही है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं उनके ऊपर मज़ीद बर्डन डाल दिया जाता है, और इस काम के लिए अक्सर तारीफ़ भी होती है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने FBR की तारीफ़ की कि तारीख़ में पहली मरतबा 4000 अरब से ज़्यादा का टैक्स कलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप इसका गौर से मुताला करें तो लगता है कि कोई तीर नहीं मारा, क्योंकि इसी हुकूमत में तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि FBR ने शायद पहले साल की बात है, जो हदफ था इनका उससे कम टैक्स कलेक्ट किया। और ये जो ग्रोथ आई है लेटेस्ट टैक्स कलेक्शन की 20% से ज़्यादा की है मेरे ख़्याल में, ये उससे बहुत कम है जो पिछली हुकूमतों के दौर में थी, जहाँ 50% से ज़्यादा भी ग्रोथ दिखाई गई थी तीसरे चौथे साल में। और एक और चीज़ भी मैं यहाँ आपकी जो है तवज्जो चाहूँगा कि इन्होंने अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे आपकी जो टैक्स की जो बेसिकली
रेवेन्यू है वो ऐसा लग रहा है कि कम हुई है और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गई है। मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। पहले गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को और नेचुरल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज को टैक्स रेवेन्यू से निकाल के नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाला गया। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी के साथ भी यही किया गया। तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो बढ़ गई है, हालांकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उठा के आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाल दिए। अगर रवा माली साल को ही देख लिया जाए तो पहले 9 माह में इन्होंने 400 अरब रुपए सिर्फ इन टैक्सेस की सूरत में हासिल किए हैं, जो कि नज़र नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ रहे हैं। और इसमें 370 अरब सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से इन्होंने इकट्ठे किए हैं। और अगर आप लोगों को पिछले साल की मेरी वीडियो याद हो तो मैंने कहा था 400 अरब का टारगेट है और अभी साल ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो इतना ज़्यादा इन्हिसार है इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, पेट्रोलियम लेवी की मिसाल ले लें कि जो कंजम्पशन है मंथली, उसको अगर सामने रखा जाए तो 1 रुपये का इजाफा पेट्रोलियम लेवी में जो है वो तकरीबन इनके लिए 2 अरब का जो है विंडफॉल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। रिसेंटली इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर भी पैसे कम किए हैं, टैक्सेस कम किए हैं, लेकिन साल के शुरू में इससे बहुत पैसे निकाल लिए हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली आवाम के ऊपर ही बर्डन डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नेट को बढ़ा दिया गया जिसका दावा किया जाता है। एक बार फिर से हुकूमत दावा कर रही है कि हम टैक्स के चोरों को पकड़ेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे मज़ीद बर्डन नहीं डालेंगे। ऐसा होता है नहीं, ये तो आने वाले साल में पता चलेगा। लेकिन तारीख़ हमें यही बताती है कि हमेशा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे ही बर्डन डाला जाता है, ख़ास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में, और इससे उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बराह रास्त मुतासर होती है। उनके लिए इन्फ्लेशन भी हो जाती है और वो महंगाई को कोप अप नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हुकूमत के अपने अखराजात बहुत सारे हैं, सर्कुलर डेट है, पुराने कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं, उस पर इंटरेस्ट है, और जो हुकूमत की जो खसारे वाली कंपनियाँ उनका भी बोझ उठाना होता है। तो अपने अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से वो खसारे में ही रहती है और उस खसारे को पूरा करने के लिए मज़ीद कर्ज़े उठाती है और ये कर्ज़ों का पहाड़ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत से जो कर्ज़ों का पहाड़ लिया होता है, जो एक अमाउंट होता है, उसको डबल करके चली जाती है। और मौजूदा हुकूमत के 3 साल में ये तकरीबन टारगेट 50% तक ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने 50% कर्ज़े बढ़ा दिए हैं। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ़ का रवा माली साल का रिपोर्ट कार्ड था। या मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि ये जो मैंने आदाद व शुमार आपसे शेयर किए हैं ये 9 महीने के बेस पर हैं और ये प्रोविजनल स्टैटिस्टिक्स हैं, ये चेंज हो सकती हैं, इसलिए जो रेशोज़ मैंने अप्लाई किए हैं वो भी चेंज हो सकते हैं जब साल पूरा होगा तो। लेकिन अभी जो हुकूमत के 9 महीने के आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक यही चीज़ें हैं जो मेरे समझ में आई, मुझे लगा आप तक बता दी जाए। ये कारकर्दगी अच्छी थी, बुरी थी, ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है, तो ज़रूर दूसरों से शेयर करें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो, पता चले कि हमारी हुकूमत जो है वो किस तरह से अपने मामला चला रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।